Hello everyone. Let's get continue our chapter 2 part 3 for standard 10th political science, the electoral process. Before starting our today's lecture, I would like to give a information to all my friends regarding our Telegram channel. The link for the channel is in the description. Please do join. In that channel we provide proper information or related information or important information for your exams. We provide their notes which we feel like the topic is difficult. We make it simplified and provide the notes to our students. So thank you everyone for your support for last 5 videos. So our topic today's topic is the process of election. So basically what happens, first I will read all points in English, then I will make you people understand in Hindi. Establishments of constituency, final listing the voter list, nomination of candidate and scrutiny of their nomination form, election campaign, actual voting, counting of votes, result of election, resolution of dispute regarding elections. दोस्तों, इलेक्शन प्रोसेस में एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. बेसिकली हर एक जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां से कोई बंदा खड़ा होता है. फिर उनकी फाइनल लिस्ट, वोटर लिस्ट बनती है, जिसमें क्या होता है, कभी कभी कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है या कोई एनआरआई हो जाता है, तो वो वोटिंग लिस्ट से हट जाता है, तो उसका नाम डिलीट करना है. क्योंकि कभी कभी प्रॉक्सी वोटिंग होती है जो कुछ सेक्शन ऑफ प्रोफेशन में अलाउड है, लेकिन फिलहाल के हमारे चैप्टर के से वो अलग है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ आपको. लेकिन कभी कभी प्रॉक्सी वोटिंग ऐसी होती है, कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है, उसके जगह पे कोई आके वोट कर देता है, या कोई बंदा कहीं और शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसका नाम उस जो पहले वो जहाँ का रेसिडेंट था उस लिस्ट में आता है, तो वहां के कोई नेता या उसका कोई फायदा उठा के उसके बेसिस पे अपना वोट करता है, या कोई इलेक्शन के दिन छुट्टी लेता है और वोट ही करने नहीं आता है. तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका नाम हटाया जाता है, और जो प्रॉपर है बंदे जो वोट करते हैं उनका नाम आता है लिस्ट में. प्लस जो बहुत सारे यूथ यंग होते हैं, इलेक्शन की उनकी एज होती है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, तो उनका नाम भी आता है लिस्ट में. इस तरह फाइनल लिस्ट बनाई जाती है. फिर नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का, फिर इलेक्शन कैंपेन करती है पॉलिटिकल पार्टी, एक्चुअल वोटिंग डे होता है, उसका वोट का काउंटिंग होता है, उसके थोड़े दिनों बाद बीच में वोटिंग के बाद वोटिंग का काउंटिंग शुरू होता है, उसके बाद एक डेट और टाइम स्पेसिफिक इलेक्शन के रिजल्ट सुनाए जाते हैं. फिर उसका कोई रेजोल्यूशन होता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको लेके भी, जैसे छत्तीसगढ़ में एक बार हुआ था कि नक्सल लोगों ने अटैक कर लिया था वोटिंग बूथ पे, तो वो वोटिंग बूथ को उन्होंने पूरा खराब कर दिया था, मतलब वो वोट्स को जला दे. उस समय हम कागज के पेपर में थप्पे लगवाते थे, तो उन लोगों ने पूरा वो जला दिया था. बैलेट पेपर, जैसे बैलेट बोलते हैं, वोटिंग बैलेट मशीन बोलते हैं, कभी कभी वो मशीन तोड़ देते हैं. तो क्या करते हैं, वहां पर री इलेक्शन होता है, तो कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको भी लेके इलेक्शन कमीशन चीजों को नजर रखते हुए रेजोल्यूशन पास करती है. Restructuring of constituency. Total number of members are 543. They are elected member, one constituency. Delimitation Commission of Election Commission create constituency. Thus cumble of any pressure while restriction of the constituency. दोस्तों, टोटल लोकसभा में हमारी सीट्स होते हैं 543. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 543. तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां पे इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो होते हैं. फिर इलेक्शन कमीशन में एक बॉडी होती है जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करती है. और जिस तरह मैं आपको इस सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से बोलते रहो कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी का भी प्रेशर किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं करती, उन पे कोई प्रेशर ही नहीं होता. वो ऑटोनोमसली, रिलीजियसली, एथिकल वे में अपना काम करती है, और इसी तरह उन्होंने लोगों का भरोसा भी जीता है. कोड ऑफ कंडक्ट. दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज आपके 10th के रिजल्ट का डेट रिलीज हो गया,
फिर आपके टीचर्स को पहले नोटिफिकेशन जाता है कि ये तारीख को एग्जाम्स होने वाले हैं, फिर वो पेपर सेटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। पेपर सेटिंग में दोस्तों पेपर आपके सेट होते हैं, फिर आपके जो पेपर सेट होते हैं, फिर वो पेपर को सीक्रेटली रखा जाता है, उसको एग्जाम, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एग्जाम के डे में उस पेपर को खोला जाता है। उनमें से कोई 4 या 5, मैक्सिमम 10 पकड़ के चलते हैं, पेपर्स में से एक पेपर सिलेक्ट किया जाता है। उस पेपर को फिर उसका जेरोक्स किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि वो हर स्टूडेंट तक मिले, खाली क्वेश्चन मिले नहीं, जो वो आंसर शीट में वो आंसर लिखते हैं वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रखा जाए उस शीट को, और उस शीट के बेसिस पे इवैल्यूएशन हो और बच्चों को मार्क्स दिया जाए और जस्टिस हो। तो ये पूरा प्रोसेस एक चेन की तरह, एक डिसिप्लिन वे में पूरा प्रोसेस होता है। तो उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो पूरे इंडिया में इलेक्शन करती है, उन्होंने खुद का भी कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवाना है, तो उसके लिए उन्होंने सेवरल मेजर्स चूज किए हुए हैं, लास्ट फ्यू डिकेड्स में अडॉप्ट किए हैं। जिस तरह देखिए ना दोस्तों, धीरे 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 चीजें होती है चेंजेस, उसी तरह जैसे समझिए जिस चीज नीड होती है, प्रायोरिटी होती है, उसके बेसिस पे वो चीजें पॉलिसी बनाई जाती है। रूल्स दैट टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, वोटर बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन। दोस्तों क्या होता है, गवर्नमेंट को एक जिम्मा दिया जाता है कि उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहां के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, वो गवर्नमेंट का काम होता है कि उनको उन टीचर्स को अपॉइंट करना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये जिम्मा दिया जाता है कि उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है पॉलिटिकल कैंपेन्स के थ्रू। मनी का मिसयूज नहीं करना है, लिकर नहीं बांटना है। पंजाब में या बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि लिकर बांटते हैं, ड्रग्स बांटते हैं। जो लेबर मतलब जो लोअर बिलो पॉवर्टी में पीपल होते हैं, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं मनी देके, लिकर देके या ड्रग्स देके। वो नहीं करना है। वोटर्स को भी कुछ डिसिप्लिन होता है कि आपको इलेक्शन के टाइम, अलॉटेड टाइम में आपको आना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है इलेक्शन के समय और इलेक्शन के बाद, अब इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के समय। इवन गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट दिस रूल। जो रूल्स बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसे कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है। ड्यू टू स्ट्रिक्ट फॉलो ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। दोस्तों किसी चीज को प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ते रहे ना, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है इन चीजों को लेके। चैलेंजेस ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दोस्तों हमने बोलने के लिए तो बोल दिया, हमारे इंडिया में हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है दोस्तों। तो हम पहले इश्यू शुरू करते हैं, मिसयूज ऑफ मनी। मिसयूज ऑफ मनी दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, या जो क्रिमिनल लोग पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी मनी का, या लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो अपने पैसों को यूज करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, जो जिससे वो उन्हें वोट करें। ऐसा बहुत बार हुआ है। महाराष्ट्र में 2014 के समय विक्टोरिया टर्मिनस वीटी में करीब 100 करोड़ पकड़े गए थे। 100 करोड़ ऐसे पकड़े गए थे दोस्तों कि वो जो 100 करोड़ पकड़े गए थे, वो गुजरात में जब इलेक्शन हो रहे थे, वो ट्रक गुजरात जा रहा था, तब वहां हमारी स्टेट पुलिस ने उस ट्रक को पकड़ा गया था। या मतलब पूछताछ की तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो गुजरात में जो इलेक्शन हो रहे, वो वहां ट्रक जा रहा था। इस तरह हमारी जो स्टेट पुलिस होती है, और हर स्टेट पुलिस इलेक्शन के समय बहुत सतर्क हो जाती है, चेकिंग काफी टाइट हो जाती है। कोशिश यही रहती है कि मनी का मिसयूज न हो और जो वोटर्स हैं उनको बहकाया न जाए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल लोग ये कोशिश करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में उनका लीस्ट इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है वो एमएलए एमपी बन के आ जाते हैं, और पहले तो उनके जो केसेस हैं वो तो छुप जाते हैं, लेकिन ये हमारे डेमोक्रेसी को खतरे में डालने वाली चीज है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश रहती है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना हो। वायलेशन ड्यूरिंग इलेक्शन,
वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। दोस्तों क्या होता है इलेक्शन के समय कभी कभी ना कुछ नेता लोग जो कैंडिडेट हैं वो कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण करते हैं किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए किसी कास्ट बेसिस पे ऐसे काफी कमेंट्स करते हैं जो पीपल के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं या पीपल को भड़का देते हैं। तो ये चीजें ना हो और वायलेंस क्रिएट ना हो इलेक्शन के समय। यहाँ हमारे महाराष्ट्र का तो खैर लीस्ट है, लेकिन बहुत अदर स्टेट्स में दोस्तों क्या होता है पोलिंग बूथ को हाईजैक किया जाता है। हाँ दोस्तों, पोलिंग बूथ को हाईजैक किया जाता है बेसिकली। वहाँ नेक्सल नेक्सल लोगों का एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, झारखंड में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। वो हाईली नेक्सल अफेक्टेड एरिया है, नेक्सलिज्म वहाँ काफी एक्टिव है। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर वहां पे डेवलपमेंट होगा तो लोगों को सरकार पे भरोसा होना शुरू हो जाएगा और नक्सलवादी लोगों का वो फिर एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा ये है कि लोगों को भड़काना है सरकार के अगेंस्ट। तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्शन की प्रोसेस में विघ्न डालेंगे या वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पोलिंग बूथ को हाईजैक कर लेंगे। इस तरह से वो हमारी डेमोक्रेसी को हार्म करने की कोशिश करते हैं और हमारे इलेक्शन प्रोसेस को। तो इलेक्शन ऑफिसर्स काफी सोल्जर्स का हेल्प लेते हैं। हमारे जो सीमा के जो ये सोल्जर्स होते हैं वो वहां पे तैनात होते हैं। दे मेक श्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अगर समझो किसी का फादर है, किसी के ग्रैंडफादर है पॉलिटिक्स में, तो वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को उसी पार्टी में अच्छी जगह का मतलब अच्छी जगह पोजीशन दे देते हैं और वो पूरा फैमिली डोमिनेटिंग हो जाता है। पूरा फैमिली फैमिली पॉलिटिक्स को मोनिपुलेट करता है। लेट्स एग्जांपल, कांग्रेस, जेएल नेहरू जी थे, उनके बाद इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, फिर संजय गांधी जी भी थोड़े बहुत एक्टिव थे, फिर सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। तो इस तरह ये पूरा पार्टी मोनोपोली है इनका एक तरह का पॉलिटिक्स में। एक्चुअल ऐसा नहीं है, काफी और लीडर्स भी हैं, लेकिन एक छोटा सा आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये एग्जांपल डाला, कोट किया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दोस्तों क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने काफी रिफॉर्म्स भी लाए। तो आपके टेक्स्ट बुक में 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको ये अंडरलाइन करना है और ये क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, ये इसके आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। कंटिन्यूस प्रोसेस एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन इलेक्शन। जो हमारा डेमोक्रेसी का फ्यूचर है वो और इलेक्शन का प्रोसेस, ये दोनों डिपेंड करता है इलेक्शन के ऊपर। इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, 50% ऑफ कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट एंड एंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड। उनको 50% वुमेन पार्टिसिपेशन होता है और वुमेन को पार्टिसिपेशन बेसिकली उनको टिकट मिलती है और पॉलिटिकल पार्टी पे ये प्रेशर दिया जाता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन भी करो और मेक श्योर करो कि वो इलेक्ट हो जाए। मतलब क्योंकि कैसा होता है, लोग सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिस पे। कोर्ट डिसीजन स्ट्रिक्टली एंट्री। देखिए कोर्ट ने भी कहा है कि नो एंट्री ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड पर्सन इन पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट शुड टेक केयर, मेक श्योर पॉलिटिकल पार्टीज मेक नो मिसयूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड, नो एंट्री ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट। इसी तरह हम दोस्तों हमारे सेकंड चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। जल्दी आपके लिए चैप्टर 3 का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो एक छोटा सा एक बोलते हैं ना, एक मेरी तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए कि अभी कुछ सालों में आप भी एलिजिबल हो जाओगे वोट करने के लिए। तो दोस्तों पूरे प्रोसेस को तो मैं आपको समझा पाया अच्छे से, बस खाली एक ही ये चीज बोलनी है कि किसी को भी आप कभी भी वोट करते हो तो उसका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उस कैंडिडेट का मैनिफेस्टो पढ़िए, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन एंड डेमोक्रेसी इज इन आवर हैंड। ओके, सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और एंड में एक कोट बोलूंगा, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट, मोहम्मद अली साहब का। थैंक यू एवरीवन एंड वंडरफुल। इफ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जिस तरह मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हम स्टूडेंट्स का इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वहां पे पब्लिक है वो चैनल वहां पे। और कोशिश यही रहती है कि आपको नोट्स इजी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए वहां पे। थैंक यू एवरीवन।